नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये पीटी स्पेशल की आपकी 19वीं क्लास है। लगातार हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। इतिहास का जो सेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी परीक्षा को के मद्देनज़र, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसके बारे में, और शुरुआत से इसको समझते हुए चलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में जहाँ से सवाल आते हैं वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस सेक्शन से सवाल आते हैं, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो। ठीक है, हर परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्रोह इसे क्यों कहा जाता है। विद्रोह क्यों कहा जाता है, क्रांति क्यों नहीं कहा जाता। बहुत सारी किताबों में आपको 1857 की क्रांति लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक जो है, ये जो टर्मोलॉजी है इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, उसको भी आपको जानना चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपको क्रांति लिखा मिलेगा, 1857 की क्रांति, और कहीं कहीं पर आपको विद्रोह लिखा मिलेगा। ज़्यादातर जगहों पर आपको विद्रोह लिखा मिलता है, 1857 का विद्रोह। अब विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि भूमिका अगर अच्छी बनेगी तो निश्चित तौर पर जो उसका शिखर होगा वो भी अच्छा होगा, तभी आपकी समझ क्या होगी, अच्छी होगी। तो जब कोई आंदोलन सफल हो जाए, जब कोई आंदोलन सफल हो जाए तो क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रांति कहलाती है। लेकिन जब कोई आंदोलन जो है वांछित सफलता उसे ना मिले तो वो विद्रोह कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्रोह कहलाता है। तो चूंकि ये जो 1857 का विद्रोह है ये कहीं ना कहीं असफल हुआ, और उसके असफल होने के पीछे जो कारण है उसको हम समझेंगे क्लास में, लेकिन ये असफल ही माना जाएगा, इसलिए इसको विद्रोह की श्रेणी में रखना ज़्यादा उचित और वाजिब होगा। ठीक है, इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने बदलाव के लिए आंदोलन ये विद्रोह शुरू हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए विद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने की आपकी बुनियाद क्या होगी, बनेगी। तो जो कारण है उसमें जो पहला कारण हमने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, जाति एवं धार्मिक समस्या। देखिए, हमने कोई किसी किताब से कोई हेडिंग नहीं बनाई है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारी समझ है, और 3-4 किताबों का मिश्रण है इसमें, जो एनसीईआरटी है, उसके बाद में और जो कई लेखक हैं उन सारी किताबों को मिला करके हमने जो है ये नोट्स तैयार किया है। तो हेडिंग जो है वो मिक्सचर है, किसी किताब में आपको हेडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जाति एवं धार्मिक समस्या। तो जो सबसे पहला कारण बन करके आया विद्रोह का वो जाति एवं धार्मिक समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक सिपाही विद्रोह है। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इस विद्रोह की शुरुआत किसने की, सिपाहियों ने की। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारे वर्ग जो है, किसान शामिल हुए, दस्तकार शामिल हुए, सामंत शामिल हुए, जमींदार लोग शामिल हुए, और उन रियासतों के राजा शामिल हुए जिनकी रियासतें छीनी गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं सिपाहियों ने की, इसलिए ये सिपाही विद्रोह भी कहलाता है। तो सवाल ये है कि जो सिपाही नौकरी कर रहा है अपने किसी तंत्र के अधीन, वो उसके खिलाफ विद्रोह करने गया ही क्यों। क्योंकि अगर वो नौकरी कर रहा तो निश्चित तौर पर उसको पैसे मिलते होंगे, और दूसरी बात यह है कि जब वो नौकरी कर रहा है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी ठीक ठाक होगी। तो ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि उन सिपाहियों को विद्रोह करना पड़ा, जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। तो उन कारणों को समझने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो ये 1857 का विद्रोह है ये उत्तर भारत में ही जो है ज़्यादा प्रचलित रहा। ना तो ये जो है बंगाल में और पंजाब में ये नहीं गया, ना ही साउथ इंडिया में गया। ये
उत्तर भारत में मसलन कि बिहार हो गया आपका, मध्य प्रदेश कह सकते हैं कि थोड़ा पार्ट, और उसके बाद में जो है आपका पूरा यूपी, पूरा बिहार, और जो है दिल्ली, और ये हरियाणा, ये सारी जगह जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में, राजस्थान कह सकते हैं, और गुजरात का थोड़ा सा पार्ट, तो ये इन क्षेत्रों में ही जो है सीमित रहा उत्तर भारत में। पंजाब में नहीं गया था, और इधर बंगाल में भी नहीं था, और साउथ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इस विद्रोह के पीछे की जो गणित है, जो गुणा भाग है, जो रणनीति है, उसको समझने के लिए उसके पीछे की चीज़ों को भी आपको समझना होगा। देखिए, उत्तर भारत में जो जाति व्यवस्था और धार्मिक परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसके आड़े आ रही थी, इसलिए ये विद्रोह होता है। ठीक है, तो जो जातिगत समस्या थी या धार्मिक समस्या थी, वो एक ऐसी समस्या थी जिसका निवारण अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में हुआ क्या कि जब जो है इनकी संख्या कम थी, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो है उनको सुविधाएं दे रखी थी सैनिकों को जातीय आधार पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है उनको उठाना पड़ा। तो इसमें हुआ क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सेना में उस वक्त उत्तर भारत में हर दूसरे घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति शामिल था, सेना में, पुलिस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कि पूरे समाज का जो है एक प्रतिनिधित्व सेना करती थी। तो कोई भी अंग्रेजों का फैसला कहीं ना कहीं सैनिकों से जुड़ा हुआ जरूर होता था, क्योंकि सैनिक अकेला जो है नहीं होता है, उसका परिवार होता है, उसका एक समाज होता है। तो इसीलिए जितनी भी जो अंग्रेज़ों की जातियां थीं, जितनी भी वो लूट मार कर रहे थे इस देश में, उससे कहीं ना कहीं जो है सैनिक भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके परिवार वाले, उनके पड़ोसी, उनके समाज के लोग उससे परेशान थे। जाति एवं धार्मिक समस्या में जो तथाकथित ऊंची जातियों के लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो छुआछूत की मान्यता जो है उनके अंदर घर करके बैठी थी। तो जो तथाकथित निम्न जातियों के लोग थे, उनके साथ वो काम नहीं करना चाहते थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों को ये सारी बातें नहीं पसंद आती थी, इसलिए धीरे धीरे एक मनमुटाव की स्थिति क्या हुई, बनती चली गई। धार्मिक समस्याओं में जो है इस प्रकार की समस्या थी कि कई बार जो देश के सिपाही हैं उनको भारत के बाहर जाना पड़ता था लड़ाई लड़ने के लिए। तो उस वक्त हिंदू धर्म की मान्यताओं में समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होने के बराबर था। तो समुद्र जो पार करता था उसका धर्म भ्रष्ट माना जाता था। एक उदाहरण है, एक सैनिक अफगानिस्तान युद्ध में लड़ने चला गया अंग्रेज़ों की तरफ से, वो लौट करके आया तो समाज से उसका निकाला हो गया, क्योंकि समाज में जो ये मान्यताएं थी ये बहुत मजबूत थीं, और अंग्रेज़ों के बनाए कानून, उनके जो बताए हुए आधुनिक विचार वो इतना ज़्यादा अभी फैल नहीं पाए थे जो कि उनकी मानसिकता को बदल सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों के फैसले होते थे उससे एक जो है कॉन्ट्राडिक्टरी होता था जो सामाजिक मान्यताएं थी। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों के द्वारा लगातार धार्मिक परिवर्तन किए जाना, ईसाई मिशनरियों ने काफ़ी प्रयास किया भारतीयों के धर्म परिवर्तन का, तो उसका भी एक असर जो है पड़ा। तो ये जातीय और धार्मिक समस्या थी जिसके केंद्र बिंदु में सिपाही थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, इसलिए सिपाहियों में धीरे धीरे एक कुंठा जो है बैठती चली गई, और उसका परिणाम था 1857 का विद्रोह। एक जो तत्कालिक कारण है 1857 के विद्रोह का, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस थे उस पर जो खोलने वाला जो उसको कारतूस को भरने के लिए जो खोलने वाला जो चमड़ा लगा था वो गाय और सूअर के चर्बी का बना हुआ था। वो तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। तो सेना में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे। तो कहीं ना कहीं जो वो
एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए जो है क्या है, एक गलत चीज़ हो गया, क्योंकि सूअर जो है वो इस्लाम में हराम माना जाता है और गाय हिंदू मान्यताओं में हराम मानी जाती है। दोनों को एक साथ ये बात बहुत बुरी लगी और उसका परिणाम जो हुआ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो इसका तत्कालिक कारण भी है। ठीक है, अब हम दूसरे पर आते हैं, कम वेतन और दोहरा मानक। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, फैक्ट अगर आप चाहें तो मैं फैक्ट आपको बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने किसी किताब का कोई हेडिंग नहीं लिया है। कम वेतन और दोहरा मानक ये एक महत्वपूर्ण कारण था 1857 के विद्रोह का। जैसा कि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिपाहियों को बहुत कम वेतन मिलता था, ये भी कहीं ना कहीं उनके विद्रोह का कारण था। उनके जो वेतन थे, पैदल सैनिकों को मात्र 7 रुपये वेतन मिलता था और जो घुड़सवार होते थे उनको 27 रुपये वेतन मिलता था। इसी पैसे में उनको अपने वर्दी का, अपने जो है साजो सामान का व्यवस्था करना होता था। ले दे करके 1 से 2 रुपया वो बचा पाते थे। तो कहीं ना कहीं कम वेतन का कुंठा भी उनके दिमाग में बना हुआ था। वो लगातार इसकी मांग भी करते थे, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी उसका जो है सुनवाई नहीं करते थे। इसमें जो दूसरा बिंदु है, दोहरा मानक। दोहरा यानी कि डबल स्टैंडर्ड। एक ही पद पर काम करने वाले अंग्रेजी सैनिकों को वेतन ज़्यादा मिलता था, सुविधाएं ज़्यादा मिलती थी, प्रमोशन जल्दी मिलता था, और उसी पद पर एक भारतीय को बहुत ज़्यादा निष्ठा दिखाने पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, बहुत ज़्यादा कुशलता दिखाने पर भी वो लेवल उनका नहीं था, उनको वो मानक जो है नहीं मिलता था, उतना वेतन नहीं मिलता था, उतना तवज्जो नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके अंदर एक कुंठा भर रही थी और ये भी विद्रोह का एक कारण बना। ठीक है, आगे देखते हैं। सैनिकों के रूप में वर्दीधारी किसान, ये एक महत्वपूर्ण जो है मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ से जो है लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। देखिए, भले ही वो सैनिक थे, वो सेना में नौकरी करते थे, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, लेकिन वो थे किसी किसान के बेटे। तो अगर लगान की दर बढ़ेगी, अगर लगान की दर बढ़ेगी तो क्या होगा, किसान के घर से पैसा ज़्यादा छीनेगी कौन, अंग्रेजी सरकार। और किसान का बेटा कौन है, सैनिक है, जो सेवा दे रहा है, कंपनी को सुरक्षा दे रहा है, देश में होने वाले विद्रोह को दबा रहा है। तो जो सैनिक है वो सीधे सीधे प्रभावित होता था जब लगान की दर बढ़ाई जाती थी। और आपने पढ़ा पिछले क्लासेस में कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने लगान की दरों को खूब बढ़ाया और खूब शोषण किया पूरे भारतीय भूभाग का। तो जो सैनिक है वो वर्दीधारी किसान है, वो किसान का बेटा है, तो हर लगान की बढ़ी हुई दर उसे प्रभावित करती है। इसलिए उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कुंठा जन्म लेती है। आप आगे और भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार नील की खेती के लिए बंगाल के क्षेत्र में ज़बरदस्ती किसानों के साथ की गई, या दस्तकार, जो छोटे छोटे दस्तकार हैं उनके छोटे छोटे व्यापारों को जो है ख़राब कर दिया गया, उनको बंद करवा दिया गया, या किसानों से बहुत ज़्यादा जो है जब वो कर नहीं दे पाए तो वो उधार होते चले गए और महाजनों ने भी उनका खूब शोषण किया। तो ये सारी चीज़ें किसी एक सत्ता के कारण हो रही थी, और सत्ता कौन सी थी, अंग्रेज़ों की थी, और उन्हीं के लिए सैनिक काम भी करते थे। तो इस प्रकार उनके खिलाफ उनके मन में एक कुंठा जो है जन्म ले रही थी। आगे देखते हैं, सामंतों का अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा। सामंत कौन है, सामंत वो जमींदार हैं जो जोत पर अधिकार रखते थे, जो एक टाइम पर अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों को ये लगता था कि कोई ज़मींदार उनके लिए सही से काम नहीं कर पा रहा है तो ज़मींदारी छीनते थे और किसी दूसरे ज़मींदार को नियुक्त कर देते थे।
इससे हुआ क्या कि जिन जमींदारों की जमींदारी चली गई, जिनकी सामंती चली गई, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसमें आप आगे देखेंगे कि चाहे वो बिहार के जो है सामंत हों, या बहुत सारे छोटे छोटे सामंत, चाहे फैजाबाद और ये बरेली के सामंतों की बात हो, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं एक गुस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ था, क्योंकि उनके काम बंद हो गए, उनके आय के स्रोत बंद हो गए, तो इसलिए जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। जो बड़े जमींदारों में से आपको कुंवर सिंह हैं, जो बिहार से थे, जो इसके लिए लड़ रहे थे। गोरखपुर से गयाधर सिंह थे, और इसी प्रकार आपको फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ये सारे लोग क्या थे, ये उस जगह की एलीट क्लास थे, और कहीं ना कहीं इनके पूर्वज अंग्रेज़ों से संबंधित थे, और जब इनके हाथ से शक्तियाँ छिनने लगीं तो ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। ठीक है। छोटे मझोले व्यापार का बंद होना, व्यापारों का बंद होना। छोटे मझोले व्यापार जैसे कि दस्तकारी है, या जो बुनकर लोग हैं जो कपड़ा बुनते थे, या जो छोटे मोटे बढ़ई का काम करते थे, या कपड़ा सिलाई हो गया, बढ़ई का काम हो गया, या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोग, ये जो छोटे छोटे वर्कर्स थे, उनको अंग्रेज़ों के जो नई नई जो है फैक्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थीं, और अंग्रेज़ों के ब्रिटेन से लाए गए सामानों की वजह से और उनकी आर्थिक नीतियों में की गई बेईमानी की वजह से ये छोटे छोटे व्यापार बंद होने शुरू हो गए, और ये छोटे छोटे काम करने वाले कारीगरों का रोजगार जो है छिनने लगा। इसलिए उनके मन में भी एक कुंठा का भाव हुआ, और वो भी विद्रोह में सिपाहियों के साथ हो लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, वो है रियासतों का विलय। आप यकीन मानिए कि रियासतों का विलय जो है एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि सिपाहियों को नेतृत्व चाहिए था। सिपाहियों को, या किसानों को, या छोटे दस्तकारों को, छोटे व्यापारियों को क्या एक नेतृत्व चाहिए था, क्योंकि बिना नेतृत्व की वो लड़ाई नहीं कर पाते। इसलिए उनको एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत थी, और नेतृत्व कौन देता? बड़े बड़े रियासतों के मालिक, कोई राजा, मुगल सम्राट, इन सब का जो है उनको नेतृत्व चाहिए था। इसलिए इन लोगों ने ऐसे लोगों को जो है अपना संबंध बनाने का कोशिश किया जिनकी रियासतें छीनी गई थी। आप आगे पढ़ेंगे बेलेजली की सहायक संधि, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की विलय की नीति। इन दो नीतियों ने 1857 के विद्रोह की बुनियाद रखी। बेलेजली की सहायक संधि में ये था कि आपका रियासत है, आप हमसे टाई अप कर लीजिए, आपको हम सैनिक सुरक्षा देंगे और आप हमारे अंडर में काम करेंगे। तो इस प्रकार जब किसी जो है रियासत को अपने कब्र में अंग्रेज़ों ने लिया, तो उसका खूब शोषण किया, और उस रियासत के प्रमुख के सारे अधिकार जो है उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, और बाद में वो रियासत के मालिक अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। डलहौजी की जो विलय की नीति है, ये सबसे मजबूत राजनीतिक कारणों में से एक है, क्योंकि इसने बहुत सारे बड़े विद्रोहियों को अपने सामने खड़ा किया, चाहे वो नाना साहब हों कानपुर से, या रानी लक्ष्मीबाई हों। इन सब को जो है उन्होंने विद्रोह के लिए खड़ा किया और उसकी बुनियाद खड़ी की। डलहौजी की जो ये विलय की नीति है, ये टोटल ज़बरदस्ती पर टिकी हुई थी, जिसको आज कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी मजबूत लाठी हो भैंस उसी की है। तो डलहौजी यही काम कर रहा था कि उल्टे सीधे नियम बना करके बहुत सारे रियासतों को क्या कर रहा था, वो अपने कब्जे में ले रहा था। नाना साहब के उत्तराधिकार को उसने मानने से मना कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को चूँकि स्वयं का कोई बेटा नहीं था, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, तो उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी डलहौजी ने, और उसको भी अपने कब्र में ले लिया, यानी कि हड़प लिया। और उसके अलावा सतारा, ये जो है ये सारी जो रियासतें हैं, इन सब को उसने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया, और यहाँ के जो प्रमुख थे वो विद्रोह में खड़े हो गए।
अवध में भ्रष्टाचार के नाम पर अवध के नवाब को हटाया गया। इसीलिए लखनऊ में जो विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और जो है उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को वहाँ का जो है राजा घोषित कर दिया। तो ये था राजनीतिक कारण, जिसमें रियासतों के विलय को जो है एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अब ये 1857 का जो विद्रोह है वो शुरुआत किस प्रकार होता है? ये शुरुआत इसका होता है दिल्ली में जो ये सैनिक हैं उनके जमावड़े से और पूरे दिल्ली पर सैनिकों के अधिकार से। 11 मई 1857 को दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतरा ही था कि जिंदगी की हलचल शुरू भी नहीं हुई थी, तभी मेरठ से आए हुए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर पहुंचा और उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेजी अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। तो इसमें ये जो अभी मैंने लाइन 3-4 पढ़ा, ये किताब है बिपिन चंद्रा ने लिखा है, ये उनकी लाइन है, वहीं से मैंने ये कोट किया है कि किस प्रकार वो दिल्ली में पहुंचते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर अपना अधिकार वो कर लेते हैं। दिल्ली वो क्यों गए थे? क्योंकि उनको बहादुर शाह जफर का नेतृत्व चाहिए था। वो गए, उन्होंने बहादुर शाह से मुलाकात की और कहा कि आप अपने आप को हिंदुस्तान का जो है शहंशाह घोषित कर दीजिए और नेतृत्व देने के लिए कह दीजिए, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। तो शुरुआत में तो बहादुर शाह बहुत हिचकिचाए, वो चौंक गए कि अचानक से ये क्या हो गया। उसके बाद में उन्होंने अपनी जो है सहमति दर्ज की और उसके बाद में उन्होंने अपना नेतृत्व उसको देने को स्वीकार किया और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। और उसके बाद में पूरे दिल्ली पर लगभग सैनिकों का क्या हुआ, अधिकार हो गया। सारे सरकारी दफ्तर फूंक दिए गए और मतलब कहीं ना जो पूरे उत्तर भारत में अंग्रेज़ों को एकदम से दबा दिया गया सिपाहियों के द्वारा। इसमें उनके साथ थे किसान, दस्तकार, छोटे मझोले व्यापारी और जमींदार, और जो रियासतें हड़प ली गई थी उनके राजा महाराजा भी सिपाहियों के साथ हो लिए। लेकिन इस विद्रोह में सिपाहियों के साथ कौन नहीं आया? साउथ इंडिया की कोई भी रियासत ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। बंगाल और पंजाब ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसमें सिपाहियों का सपोर्ट नहीं किया, उल्टे विरोध किया और अंग्रेज़ों की मदद की इस विद्रोह को दबाने में। तो ये सारे वर्ग जो है सिपाही विद्रोह में सिपाहियों के खिलाफ थे, जिसमें चाहे वो साउथ इंडिया के रियासत हों, पश्चिम जो है बंगाल और पंजाब के जो है लोग हों या बुद्धिजीवी वर्ग हों, इन्होंने सिपाहियों का विद्रोह किया था। तो ऐसा नहीं था कि ये पूरा एक भारत का, एक जो पूरे भारत राष्ट्र का जो ये विद्रोह था, ये एक छोटे से क्षेत्र का विद्रोह था और इसमें बहुत सारी कमियां थीं, इसीलिए विद्रोह असफल हुआ। इसके असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने केवल विद्रोह के कारण को समझा है। अगली क्लास में इसके असफलता और विद्रोह के परिणाम को भी समझेंगे। उसके बाद हम अपना क्रम जारी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धीरे धीरे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।